अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो क्या आप बता पाओगे कि कौन सा डे था उस दिन? या मैं आपसे ये पूछूं कि आज से 10 साल बाद आज के ही दिन कौन सा दिन होगा? मतलब जैसे आज फ्राइडे है, तो 10 साल बाद आज के दिन ही कौन सा दिन होगा? तो क्या आप बता सकोगे? सेम टाइप के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें लगता है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। अब इसके लिए हमें बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह भी मिलती हैं, लेकिन उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। सारे क्या, 10% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो भी आपकी किस्मत है अगर वैसा फॉल कर गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हम इसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं आज कि कैलेंडर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे निकाले जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब ये सारे क्वेश्चंस मतलब निकालने के काबिल हो जाओगे। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, विच डे ऑफ द वीक वाज 15 अगस्त 2047। 2047 में 15 अगस्त को कौन सा दिन था? ये आप आराम से बता सकोगे जब ये वीडियो पूरी देख लोगे। सेम ये क्वेश्चन देख लें, 14 नवंबर 2006 इज़ ए संडे, देन 14 नवंबर 2706 तब क्या होगा? एक क्वेश्चन और देख लें, मोहन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन फ्राइडे इन 2016, दिस विल बी हिज फर्स्ट ईयर आफ्टर 2016, व्हेन मोहन्स बर्थडे विल फॉल ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो ये बताओ कि अब वेडनेसडे को उसका बर्थडे कौन से ईयर में फॉल करेगा? अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, वट डे ऑफ द वीक वुड 15 अप्रैल 1916 बी इफ 15 मार्च 1816 वॉज फ्राइडे? समझ गए? तो इस टाइप के। या फिर समझ लो, इफ़ टुडे इज संडे, देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 टू द पावर 10th डे? ये सी सेट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो भी सारे उसी लेवल के क्वेश्चन हैं, यूपीएससी में सी सेट में क्वेश्चन पूछा था। अब स्टेट लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास कंसेप्ट है ना, तो आप क्वेश्चन को देख के उसको आंसर कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हम आपको समझना कैसे है इस कंसेप्ट को। एक होती है हमारे पास रेफरेंस डेट, जो हमें दे के रखी होगी एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में दे के रखी होगी। अगर नहीं दे के रखी है तो उस दिन को हम संडे मानेंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई, रेफरेंस डेट दे के रखी होती है। और दूसरी होती है हमारे पास टारगेट डेट, जो हमें निकालनी है। ठीक है, ये टारगेट डेट इस साइड पीछे भी लाई कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर मैं पीछे वाले सालों में चला जाऊं, और ये आगे भी हो सकती है टारगेट डेट। अब इन दोनों के बीच में जो हमें निकालना होता है, जिससे हमारे आंसर्स निकलेंगे, वो होता है, उसको हम बोलते हैं ऑड डेज। हमें निकालने हैं कितने ऑड डेज हैं। अगर आप ऑड डेज निकाल सकोगे किसी भी क्वेश्चन में, आपको मेन क्या है, ऑड डेज निकालने हैं, तो मैं उसके मेथड बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ऑड डेज अगर आपने निकाल लिए ना, तो आप आराम से बता सकते हो, अगर आज ही है तो इतने दिन बाद या इतने साल बाद या इतने लाखों साल बाद ये दिन होगा। तो मेन इसमें एक सारी कहानी आती है ऑड डेज की। तो आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ ऑड डेज। जब आपके नंबर ऑफ़ ऑड डेज निकल जाएंगे, तो आपको नंबर ऑफ़ ऑड डेज को ऐड करना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है। वो डिपेंड करता है कि आपको जो डेट पूछी हुई है ना, टारगेट डेट, वो अगर आगे की है तो आप ऐड करोगे, अगर वो पीछे की है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। मान लो मैं आज का दिन आपको बता देता हूँ कि आज फ्राइडे है। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ आज, हाँ, डेट है हमारी 6 दिसंबर 2024। और क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि मुझे ये बताओ कि 8 दिसंबर 2094 में कौन सा दिन होगा? तो जब मुझे ये निकालना होगा, जब मैं 8 डेज निकाल लूँगा तो मैं ऐड करूँगा। ठीक है, ऐसे अगर मान लो मुझे कोई ये पूछता कि 6 दिसंबर 1901 में कौन सा दिन था, तो मुझे नंबर ऑफ़ 8 डेज निकालने के बाद उस 8 डेज को सब्ट्रैक्ट करना था। ये मैं आपको बता रहा था कि आगे जाने पे हम ऐड करेंगे, पीछे जाने पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपको एक कन्वेंशन भी याद रखनी है। ये कन्वेंशन क्या है कि जब भी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो आपको या तो रेफरेंस डेट को छोड़ देना है या फिर टारगेट डेट को छोड़ देना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लो आज मैं बोल रहा हूँ 6 दिसंबर 2024 है, और आपको निकालने का बोल रहा हूँ 8 दिसंबर 2094 बताओ। तो इसमें जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो याद रखना, या तो आप ये रेफरेंस रेट को छोड़ दो या फिर इसको। तो मैं ये कन्वेंशन मान के चल रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा कि आई विल नेवर इंक्लूड द रेफरेंस डेट। ठीक है, मैं टारगेट डेट को ही इंक्लूड करूंगा। जब भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं टारगेट डेट को इंक्लूड करके चलूंगा, रेफरेंस डेट को इंक्लूड नहीं करूंगा। मतलब मैं 6 को इंक्लूड नहीं करूंगा, जब भी कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा 7 से करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको कन्वेंशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हम नंबर ऑफ़ आर डेज कैसे निकालते हैं। ओके,
उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने, मार्च में कितने, अप्रैल में कितने, मई में, जून में, जुलाई में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए देखो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, बचपन में हमें सिखाते थे टीचर्स कि आपको अपनी फिस्ट को बंद करना है, फिस्ट बनानी है। उसके बाद ये जो पहले वाला है ना, पहला इंडेक्स फिंगर, तो ये अपर पार्ट है इसमें, ठीक है। ये देखो नीचे हिमालय से ये वैली बन गई, तो जो अपर है ये जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर ये आ गया अप्रैल, ये आ गया मई, ये आ गया जून, ये आ गया जुलाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा अगस्त, फिर ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये ऊपर वाला दिसंबर। समझ गए? तो आप आराम से, ये तो मुझे पता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको अगर ये पता है कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने में कितने होते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ आर्ट डेज़ कैसे निकालते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2003 वाज मंडे। यहाँ तक समझो क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर 1 अप्रैल 2003 को मंडे था, देन विच डे ऑफ द वीक विल 25 ऑफ दिसंबर 2003। ठीक है, हमें बोला है कि 1 अप्रैल 2003 को मंडे था, हमें बताना है 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको रेफरेंस डेट, तो रेफरेंस डेट आपको दे के रखी है, वो क्या है 1 अप्रैल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अप्रैल, ठीक है, मैंने लिखा 1 अप्रैल, ये मुझे रेफरेंस डेट दे के रखी है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, ये मेरी आ गई टारगेट डेट, ये क्या है 25 ऑफ दिसंबर 2003, ये भी 2003 है, ये भी 2003। अभी हम फिलहाल एक ईयर का ही बात कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नंबर ऑफ़ आर्ट डेज़ क्या चीज़ है ये, ठीक है। अब देखिए, हम निकालना क्या है, हमें निकालना है आर्ट डेज़। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखें, आपको यहाँ पे क्या दे के रखा है, मैंने अप्रैल दे के रखा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम रेफरेंस डेट को इंक्लूड नहीं रखेंगे, हम किसको इंक्लूड करेंगे, सिर्फ फाइनल डेट को। तो मतलब हमने अप्रैल का एक दिन निकाल देना है। अब मुझे ये बताओ अप्रैल में कितने दिन होते हैं, यहाँ से देख के बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, ठीक है, कितने, 30 दिन। तो मैंने क्या करना है, अप्रैल के 30 में से एक ये माइनस करना है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वाला मैंने बोला ना, ये इंक्लूड नहीं करेंगे 1 अप्रैल। तो पीछे कितने बचे, 29, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, जब अप्रैल का मैंने बता दिया 29, उसके बाद मुझे बताओ अप्रैल से लेकर दिसंबर तक टोटल कितने महीने हैं। अप्रैल के बाद कौन सा है, मई, ठीक है, मई के बाद क्या है, ये आ गया मेरा अप्रैल का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये मेरा आ गया दिसंबर, ठीक है। लेकिन दिसंबर का मैंने क्या बताया, 25 को आपको क्या करना है, ये दिसंबर का, इसको ऐड करना, तो मैं यहाँ पे 25 लिख रहा हूँ। अब मुझे बताओ अप्रैल के मैंने, अब मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ लिखने हैं नीचे। देखो मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आपको टाइम नहीं लगेगा। या अब मुझे बताओ मार्च में कितने होते हैं, 31, ठीक है, मार्च आ गया हमारा। जनवरी, अच्छा अप्रैल, सॉरी अप्रैल के बाद मई था ना ये, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में कितने हमारे पास 31, जून में कितने हैं 30, जून में कितने हैं 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30, जुलाई आ गया हमारा 31, अगस्त आ गया 31, सितंबर आ गया 30, अक्टूबर आ गया 31, नवंबर आ गया 30। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सॉरी। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ़ आर्ट डेज। उसके लिए ही हम प्रोसीजर कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले हमने लिख दिया कि इन दोनों के बीच में टोटल मंथ्स कितने आ रहे हैं, अप्रैल से लेके हमने दिसंबर तक लिख दिया। अब नंबर ऑफ़ आर्ट डेज़ का मतलब ये है कि हमें पता है हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने के लिए मैं 7 से डिवाइड करूँगा सबको, ठीक है। तो मेरे नंबर ऑफ़ आर्ट डेज़ निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखना, ये समझ आना चाहिए था। मैंने यहाँ पे 29 क्यों लिखा है और यहाँ पे 25 क्यों लिखा है। अब देखो 29 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 इज़ 21, 7 4 28, मेरा 1 ऑड डे आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब मैं करूँगा 7 4 28, मेरे पास 3 ऑड डेज़ आ गए। ऐसे में यहाँ पे देखो 2 ऑड डेज़ आएंगे। यहाँ पे ऑड डेज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 28, मेरे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसी रिमाइंडर को मैं ऑड डेज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डेज़ बच गए हैं मेरे, क्योंकि हफ्ते के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसके बाद जो दिन बच गए उसको मैं 8 डेज़ बोल रहा हूँ। यहाँ पे 2 आ गए, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 3। अब तो आराम से आप बता सकते हो, सॉरी 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ये 30 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 31 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे चुके 28, 7 3 21, तो मेरे पास आ गए
4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये 8 डेज जो आए ना मेरे, मैं इन सबको ऐड कर लूँगा। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना इसको एग्ज़ाम में टाइम नहीं लगेगा अगर एक बार आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब देखो ये टोटल ऐड करो, 3 4 6 3 9 14 16 18 19 19 और 4 हो गए हमारे पास टोटल 23, 23 है। ठीक है, तो इसको ये बड़ा नंबर है 7 से, तो मैं फिर 7 से डिवाइड करूँगा। 7 से 21, मेरे पास रिमाइंडर बच गया 2। तो ओवरऑल नंबर ऑफ 8 डेज़ मेरे कितने हो गए कैलकुलेट, ये आ गए मेरे 8 डेज़। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा 8 डेज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब आपके 8 डेज़ कैलकुलेट हो गए वो हैं 2। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपके 8 डेज़ होंगे उसको आपने ऐड करना है। ऐड कब करोगे, जब आपकी जो टारगेट डेट है वो आगे है। देखो ये आ गई थी ना, दिसंबर तो आ गई है अप्रैल से, तो मैं इसको ऐड करूँगा, इस 2 को ऐड करूँगा किस में, जो दिन था उस दिन कौन सा था, मंडे था, जो मेरी ये थी ना रेफरेंस डेट, इस दिन मेरा क्या था, इस दिन था मेरा मंडे। तो मैंने मंडे में 2 ऐड करना है, मंडे में मैं करना, मंडे में 2 ऐड करूँगा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, बाकी बहुत आसान हो गया है। क्यों, क्योंकि आपको ये कैलकुलेट करना आ गया कि नंबर ऑफ़ 8 डेज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर 1 जनवरी 1992 को ट्यूसडे था, क्या था, 1 जनवरी 1992 को ट्यूसडे था। अब हमें यह बताना है कि 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया। आपको रेफरेंस डेट दे के रखी है, आपको टारगेट डेट दे के रखी है। टारगेट डेट जो है रेफरेंस डेट से आगे है, मतलब जब हम जो 8 डेज़ निकालेंगे उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, उसमें ऐड क्या करेंगे हम, ट्यूसडे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें मेन चीज़ क्या है, 8 डेज़ निकालने। 8 डेज़ कैसे निकलेंगे, जो मेथड हमने पढ़ा है कन्वेंशन में, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ आपको। अब देखो 1992 जनवरी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जनवरी लिखूंगा। ठीक है, फर्स्ट है तो मुझे आपको पता है फर्स्ट इंक्लूड नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे जनवरी के 30 लिखूंगा। यहाँ पे भी जनवरी आ गई, लेकिन ये 1993 का जनवरी है, यहाँ पे मुझे इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि जनवरी का फर्स्ट डे ही है ना, पूरा जनवरी तो ख़त्म नहीं हुआ, फर्स्ट डेट है, मैं यहाँ पे फर्स्ट इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, वरना मैं दिसंबर तक की लिखता अगर इसको इंक्लूड ना करता। मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, 1 लिखा मैंने। अब जनवरी के बाद मैं लिखूँगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर इनके डेज़ लिखूंगा। मैं आपको कन्वेंशन तरीका बता रहा हूँ। फरवरी के लिखूंगा 29 में। यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1992 जो है ये मेरा लीप ईयर है। ठीक है, तो मैं ये कंसेप्ट, आपको शायद पता होगा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कौन से होते हैं। लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, पहले ये समझा लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाएँ आप। लीप ईयर आपको पता होगा, लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, 4 से या 400 से। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं 1992 लिख रहा हूँ तो इसको आप 4 से डिवाइड करें। ठीक है, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 16, 39, 8 4 32, 9 4 36, 32, 8 4 32। पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। मेरे पास रिमाइंडर 0 आया है 4 से डिवाइड करने पे, तो 1992 जो है मेरा लीप ईयर है। ये होता है लीप ईयर को देखने का तरीका। अब अगर इसी कंडीशन में मैं आपको बोलूँ कि 2000 जो है, ठीक है, या फिर मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको 2010, 2012, 1 मिनट कोई कंडीशन लेते हैं। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ 2100। मुझे ये बताना है कि 2100 जो है लीप ईयर है कि नहीं है। अब देखो इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 5 ज़ा 20, 10, 4 2 ज़ा 8, 20, 4 5 ज़ा 20, हो गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि कोई भी सेंचुरी ईयर होगा ना, अगर सेंचुरी ईयर का मतलब होता है, आपको पता है सेंचुरी ईयर क्या होता है। सेंचुरी ईयर मतलब जिसके आगे 2 ज़ीरो हो हमारे पास। ऐसे मान लो 2100, 2200, 2800, 2900, 1900, ठीक है, 1400, 1300, जो भी हमारा सेंचुरी ईयर होगा ना, सेंचुरी ईयर के लिए कंडीशन होती है लीप ईयर के लिए कि लीप ईयर वहाँ पे है या नहीं है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न अगर आपको जानना है तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी बात। ठीक है, तो सिंपल ये आपको इतना याद रखना है कि जो सेंचुरी ईयर होता है ना, सेंचुरी ईयर के लिए 400 से डिवाइड करके देखते हैं हम कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, लंबा हो गया समझाने में। तो लीप ईयर, नॉन लीप ईयर आपको समझ में आ गया।
अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको क्या बताया, हमें 1992 के ये लिखे ना हमने, जनवरी फरवरी ये सारे किसके लिख रहे हैं हम, 1992 के। तो 1992 जो है वो लीप ईयर है। लीप ईयर में जो फरवरी होता है उसमें डेज कितने होते हैं, 29। ये मैं ये बताना चाह रहा था। अब इसमें मैंने जनवरी में कितने दिन लिखे थे, 30, वो मैंने डिवाइड, अच्छा ख़त्म कर दिया। 30 आगे, ये आ जाएंगे मेरे कितने, 29। फिर मार्च के आ जाएंगे 31, फिर आगे 30, फिर आ जाएंगे 31, 31, फिर आ जाएंगे 30, फिर आ जाएंगे 31, फिर आ जाएंगे 31, फिर आ जाएंगे 30, फिर आ जाएंगे 31, ठीक है, फिर आ जाएंगे 30 और फिर आ जाएंगे 31, फिर आ जाएगा +1, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब मैं क्या करना था, सबको 7 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, सारा का सारा ऐड करूँगा, देखूँगा कितना आया टोटल, उसको डिवाइड करके फिर मैं देखूँगा रिमाइंडर कितना बचा। तो वो रिमाइंडर इसमें बचता है 2, आप करके देख लेना, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, जो हमारे 8 डेज़ निकल गए, 8 डेज़ कितने आगे, 2। वो आप सिंपल यहीं से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, सिंपल यहाँ से इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 30 को 7 से डिवाइड करने पे 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +1, तो ये हो गया टोटल कितना कि 30/7 करोगे तो ये आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो 8 डेज आप आगे 2। अब मैंने आपको क्या बताया, आंसर कैसे निकलेगा हमारा, 8 डेज में हमें ऐड करना है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के बाद ऐड करो वेडनेसडे, फिर क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, थर्सडे, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका शॉर्ट भी था, एक शॉर्ट क्या तरीका था कि इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये तो आपने बताया मैंने कन्वेंशनल तरीका, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो उसकी लैंग्वेज कैसी भी हो। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, 1 जनवरी से 1 जनवरी 1992 से 1993 पूरे 100, मतलब ये पूरा एक साल हुआ है, ठीक है। 1 जनवरी से 1 जनवरी तक पूरा एक साल हुआ है। अब ये साल लीप ईयर था क्योंकि 1992 था, मतलब इसमें 366 डेज़ थे। मुझे पहले ही पता था इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ 366 हैं, तो मुझे वो पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं थी, पूरा कैलकुलेट करने की। मुझे सिंपल 366 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, वही मुझे ऐड करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन है, इफ़ यू वर बोर्न ऑन 14th ऑफ अप्रैल 1995 को आप पैदा हुए हैं, ठीक है, और उस दिन संडे था, ये क्वेश्चन है। देन ऑन विच डे ऑफ द वीक डज योर बर्थडे फॉल इन 1996। अब बताओ 1996 में कौन से दिन में आपका बर्थडे होगा, ठीक है, वो दिन बताना है, कौन सा डे होगा। अब ये तो 14 ही रहेगा ना, ये थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। तो ये उन्होंने दे के नहीं रखी है टारगेट डेट हमें, ये खुद से सोचनी है क्वेश्चन को देख के ही। तो 14 अप्रैल 1995 मेरा आ गया रेफरेंस डेट, मतलब शुरू में जो दे के रखी है। मेरी टारगेट डेट क्या है, ये, ठीक है। और मुझे ये संडे दे के रखा, मुझे ये निकालना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, क्या तरीका है, ऑड डेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा, देखो 14 अप्रैल से 14 अप्रैल सीधी सी बात है, तो टोटल एक साल हो गया है, ठीक है, एक साल हुआ है। तो एक साल में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होते हैं टोटल, तो वो होते हैं 365 और 366 डेज़। 365 कब होते हैं, जब नॉन लीप ईयर हो। ये कब होते हैं, जब लीप ईयर हो। तो हमें ये देखना है कि लीप ईयर कौन सा है, लीप ईयर है या नहीं है। 1995 अप्रैल के बाद की बात कर रहा है, तो मतलब ये तो इंक्लूड करना ही नहीं है हमने 95, तो 96 ही इंक्लूड होगा, क्योंकि फरवरी तो इसी में ही आ रहा है। तो 1996 को अगर हम देखेंगे तो ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो हम क्या करेंगे, 366 डेज़ लेके चलेंगे। तो 366 डेज़ को हमने डिवाइड करना है 7 से, बिल्कुल वैसे ही। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो संडे में हम 2 ऐड कर देंगे, हम क्या करेंगे, संडे +2। तो वो कितना आ जाएगा, संडे के बाद क्या आता है, मंडे, फिर क्या आता है, ट्यूसडे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्यूसडे। मतलब आज अगर संडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे होगा, तो वो ये ट्यूसडे। समझ आ गई बात। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक साल से शिफ्ट करेंगे 100 साल के क्वेश्चन पे, मैं बताता हूँ आपको, फिर हम कोई भी साल निकाल सकेंगे। अब देखो क्वेश्चन है कि व्हाट डे ऑफ वीक वुड 15th बी, मतलब वुड बी 15th अप्रैल, वुड बी 15th अप्रैल 1916 बी इफ 15th मार्च 1816 वाज फ्राइडे। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ से सीधा सा बताता हूँ। ये बोल रहा है कि 15 मार्च 1816 को
क्या क्वेश्चन है यार, 15 मार्च 1860 को फ्राइडे था। हमें बताना है 15 अप्रैल 1916 को क्या डे होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेफरेंस डेट, हमें पता है, हमें टारगेट डेट भी पता है, हमें नंबर ऑफ़ ऑड डेज निकालने हैं। सिंपल, यही हर जगह यही है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है कैलेंडर का क्वेश्चन निकालने का। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो रेफरेंस डेट दे के रखी है, वो लिखो यहाँ पे 15 मार्च 1816। फाइनल डेट लिखो यहाँ पे 15 अप्रैल 1916। आप भी नोटबुक निकाल के इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ऐसे देख के नहीं समझ में आएगा वीडियो से मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात वैसे मुझे शुरू में ही बोल देनी चाहिए थी। अब देखें, अब हमें क्या करना है, देखो अब इसके बीच में गैप कितना है, 15 मार्च 1816 से 1916 तक अराउंड 100 साल का गैप है ना, 100 साल का। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ, देखना प्लीज़ अच्छे से समझना। अभी मैंने आपको बात की थी नॉन लीप ईयर की और लीप ईयर की। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज़, इसमें होते हैं 365 डेज़। जब हमने इसको निकाल के देखा तो हमें नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ कितने मिले थे, इसमें 2 और इसमें 1। आप डिवाइड करके देख लो 7 से, तो हमारे पास रिमाइंडर इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 2। तो मतलब हम नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ हमें पता होता है कि अगर नॉन लीप ईयर है तो सीधा 1 में 1 ऐड कर देना है, लीप ईयर है तो +2 कर देना है, सिंपल। ऐसे ही हमें और चीज़ें भी पता हैं। अगर 100 साल का गैप है, ये चीज़ याद रखना, देखना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 100 डेज़ का गैप है, अगर ये कोड याद रख लो, तो उस केस में नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ 5 होते हैं। अगर 200 है तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ 3 होते हैं। अगर 300 है तो नंबर ऑफ़ ऑड डे 1 होता है, और 400 पे हमें पता है नंबर ऑफ़ ऑड डेज तो 0 हो जाते हैं। ये हमारे पास कोड है, ये आपको रट के रखना है। ठीक है, मतलब याद करके रखना है ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से निकलें। अब एक चीज़ और याद रखना, हर 4 साल बाद इसमें ऐड करोगे ना आप, 100 में 400 ऐड करो, हो गया 500। तो जब भी 500 साल हो जाएंगे, 500 साल में भी नंबर ऑफ़ ऑड डेज 5 ही रहेंगे। ठीक है, इसमें 200 में 400 ऐड करो तो हो जाएगा 600, इसमें ऐड करोगे 400 तो हो जाएगा 700, इसमें करोगे तो 800। तो इसमें नंबर ऑफ़ ये ऑड डेज सेम रहेंगे। ऐसे ही आप बिल्कुल पीछे भी जा सकते हो। पीछे जाने का मतलब ये है कि ये जो 800 था, फिर अब यहाँ पे 500 में 400 ऐड करो तो यहाँ पे 900 आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, 1100, 1200, फिर यहाँ पे 400 ऐड करोगे, सब में 400, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, 1500, 1600। तो अब जितने मर्जी साल का गैप हो, आपको ये पता होगा कि नंबर ऑफ़ ऑड डेज कितने हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था ना गिवन, इसमें देखो क्या है, 15 मार्च 1816 और 15 मार्च 1916, 15 अप्रैल है सारी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 15 मार्च 1816 से 15 मार्च 1916 तक, यहाँ तक मेरे पास हो गए पूरे टोटल कितने, 100 ईयर्स। ये तो मुझे हो गया कंफर्म। अब इस 15 मार्च के बाद 15 अप्रैल तक जाने के लिए मुझे क्या करना है, अब इसको मैं मान लूँगा, देखो यहाँ तक मेरा निकल गया ना 100 ईयर्स। 100 ईयर्स का मतलब क्या है, ये 100 ईयर्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ़ ऑड डेज कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ ऑड डेज पता चल गए हैं। अब मेरा बच गया, अब मैं रेफरेंस डेट अब इसको मान लूँगा कि 15 मार्च 1916 से लेके 15 अप्रैल 1916 तक नंबर ऑफ़ ऑड डेज कितने होंगे, वो भी ऐड कर लूँगा इसमें। अब वो कैसे निकालेंगे, वो बिल्कुल सेम वही तरीका, ये मेरा रेफरेंस डेट, ये मेरा फाइनल डेट। अब मैं देखूंगा मुझे रेफरेंस डेट को इंक्लूड नहीं करना, मतलब मार्च का महीना है, 15 को ऐड नहीं करूंगा, तो फिर भी आप काउंट करो, 31 - 15, तो मेरे पास कितने हो गए, 16 दिन। तो 16 दिन तो इसके आगे मेरे पास। ठीक है, किसके, मार्च के 16 दिन, और ये वाले 15 दिन अप्रैल के, तो टोटल मेरे पास हो गए 31 दिन। तो 31 डिवाइडेड बाय 7, तो जब 31 को 7 से डिवाइड करूँगा, 7 चुकी 28, हाँ 7 4 28, तो मेरे पास आ गए 3, कितने आ गए, 3। तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज यहाँ से मेरे कितने निकले, इस पीरियड के बीच के, इस पीरियड के वो निकल गए 3। यहाँ पे मेरे पास कितने थे, 5 और 3 कितने हो गए मेरे पास, टोटल 8। ठीक है, तो जब मैं 8 को डिवाइड करूँगा, 1 मिनट, तो अब मुझे क्या करना था, कहाँ पहुँचा था मैं, हाँ ठीक है, तो ये आ गए थे हमारे 5 डेज़ ये थे, और 3 डेज़ हमारे ये निकल गए। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट कैसे करना है, इसमें मैं इनको ऐड नहीं करूँगा अभी, 5 और 3 8, फिर डिवाइड बाय 7, ऐसे नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मेरे पास कौन सा दिन था दिया हुआ, फ्राइडे। तो मैं सबसे पहले
100 साल आगे जा रहा हूँ तो 100 साल में 5 दिन का इजाफा होगा। फ्राइडे में मैं 5 ऐड कर रहा हूँ। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मेरा क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे आ गया। फिर वेडनेसडे में मैं क्या ऐड करूँगा, 3 दिन ये ऐड करूँगा। ठीक है, तो वेडनेसडे के बाद आ गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सैटरडे मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 100 साल हो, अब ये 400 साल हो, 500 साल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 400 साल होगा तो नंबर ऑफ़ आर्ट डेज 0, 700 साल होगा तो नंबर ऑफ़ आर्ट डेज 1, 1400 साल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ आर्ट डेज 3 होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये हमें पजल कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने ऊपर भी दे के रखा है, जब मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कि मोहन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को उसने अपना बर्थडे जो था वो सेलिब्रेट किया 2016 में। 2016 में फ्राइडे को उसने सेलिब्रेट किया। दिस विल बी दिस फर्स्ट ईयर आफ्टर 2016 व्हेन मोहन बर्थडे विल फॉल ऑन वेडनेसडे। अब बोल रहा है 2016 के बाद कौन से ईयर में उसका बर्थडे वेडनेसडे को लाई करेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई मतलब इसको लिखने का तरीका। अब इसने क्या बोला, इसने बोला 2016 में फ्राइडे के दिन इसका बर्थडे था। अब बर्थडे की डेट नहीं दे के रखी है इसने कि कौन से दिन था, वो हमें ज़रूरत भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। उसके बाद इसने क्या बोला कि हमें ये बताओ कौन से ईयर में, वो ईयर मुझे निकालना है 2016 के बाद में, पहले नहीं, बाद में कौन से ईयर में इसका बर्थडे होगा सेम दिन ही, लेकिन उस दिन होगा वेडनेसडे। इसने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि मोहन का बर्थडे वेडनेसडे को फॉल करेगा 2016 के बाद, ये बताओ वो ईयर कौन सा होगा 2016 के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन होंगे 2021, 2025, 2027, 2020, कुछ भी हो सकते हैं, ये 4 ऑप्शंस दे के रखे हैं। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आज तो फ्राइडे था इस 2016 में, अब बताना है वेडनेसडे। तो सिंपल, आपको ऐसा क्वेश्चन देखा, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको ये देखना है कि टारगेट डेट और आपकी रेफरेंस डेट। इसमें रेफरेंस डेट दे के रखी है, टारगेट डेट हमें निकालनी है, मतलब टारगेट ईयर निकालना है, यहाँ पे ये दे के रखा है। तो ओवरऑल हम करते क्या थे, ये निकालने के लिए हम नंबर ऑफ़ आर्ट डेज़ निकालते थे। तो नंबर ऑफ़ आर्ट डेज़ का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो 2016 है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 2017 आएगा, 2018 आएगा, फिर 2019 आएगा, 2020 आएगा। मैं 4-5 ईयर्स आगे लिख लेता हूँ इस हिसाब से कि जिस हिसाब से ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे देखूँगा 2016 जो है ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो ये लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर है मेरा, ये भी नॉन लीप ईयर है, ये भी नॉन लीप ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर है मेरा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लीप ईयर में हमें पता है 8 डेज़ कितने होते हैं, 2, मैंने बताया था ऊपर। नॉन लीप ईयर में 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे हमारे पास होंगे 2। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, अब सिंपल मुझे ये बताओ, अगर इस दिन फ्राइडे था, अब वो जो बोल रहा है कि मेरा इस दिन बर्थडे होगा, ठीक है, वेडनेसडे होगा, लेकिन ये बताओ फ्राइडे से वेडनेसडे तक जाने में मुझे कितने नंबर ऑफ़ 8 डेज़ चाहिए। यहाँ पे तो उसने 8 डेज़ गिवन है ना, मुझे निकालने की क्या ज़रूरत है। फ्राइडे, उसके बाद आप देखो कितने दिन ऐड करूँगे वेडनेसडे तक पहुँचूंगा। फ्राइडे के बाद आ गया सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 1 2 3 4 5। तो उसने नंबर ऑफ़ 8 डेज़ मुझे पहले से दे के रखे हैं 5। इसका मतलब सिंपल हो गया कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ 8 डेज़ 5 बन जाएंगे वही वाला ईयर आ जाएगा। 2 + 1 हो गए कितने, 3 + 1 हो गए 4 + 1 हो गए 5। ठीक है, यहाँ पे मेरा 5 बन गया, 0 हो गया। इसका मतलब जो मतलब ईयर कौन सा होगा, ईयर होगा 2020। ईयर कौन सा होगा, 2020, क्योंकि यहाँ तक मेरा 0 बन रहा है तो 2020 में ही होगा। अब रिपीट इसका समझ आया, मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स कैसे निकालेंगे बीच में, 1 2 3 4 ऐसे हमने ये पहले ये नंबर ऑफ़ ये ऑड डेज जो थे ना उसने गिवन थे, वो हमें क्वेश्चन से ही निकालना था। जब हमें वो 5 पता चल गया, मैं देखूंगा 5 कहाँ तक ऐड हो रहा है, उसके बाद वाला ईयर जो है वो होगा हमारा जो हमें पूछा गया है, हमारे टारगेट डेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट टाइप, और सबसे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टाइप भी बोल सकते हो। जनरली उसमें क्वेश्चन पजलिंग होते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा होगा लेकिन पजल कर रहा होगा। ये पूछेंगे व्हाट डे ऑफ वीक वाज 15th of August 1947। मान लो ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर पूछ के रखा था आपसे, अभी बोल रहा उस दिन बताओ कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब देखो हमें तो ख्वाब आती नहीं उसकी कौन से दिन था, या तो हम ऐसा करें आज का दिन पकड़ लें और इसके हिसाब से पीछे चलना शुरू करें, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास।
अब इसका बेस्ट वे क्या है कि मुझे ये दे के रखा है, देखो 1947 दे के रखा है उसने, और ये पीछे दिया है 15 अगस्त 1947। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी दिखेगा ना, उसको सबसे पहले स्प्लिट करो, क्योंकि हमें कोई टारगेट डेट दे के नहीं रखी है, मतलब टारगेट डेट तो दे के रखी है, हमारे पास कोई इनिशियल डेट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1947 का अगस्त महीना चल रहा है, तो 1947 को छोड़ दो क्योंकि अगस्त महीना चल रहा है, इसको भी वैसे पकड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 1947 में से एक माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो 1946, ठीक है। मतलब 0 से लेके 1946 तक, तो हमारे पास टोटल ईयर्स कितने हो गए। मैं इस 1946 को पहले डिवाइड मतलब इस तरीके से तोड़ूंगा कि सेंचुरी ईयर बन जाए, तो ये बनेगा 1900 + 46। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि मैंने क्या किया। 1947 से एक साल पहले वाला लिया, वो मैं बता रहा हूँ क्यों लिया। 46 लिया, उसको मैंने ऐसे सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर में तोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1946 मेरा ख़त्म हो गया पूरा का पूरा। अब 47 स्टार्ट हो गया, लेकिन 47 मेरा सिर्फ अगस्त तक रहेगा, मतलब 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक, इसको भी मैं ऐड करूंगा। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि मैं इसको इस तरीके से सेपरेट करूंगा, जो ईयर करंट चल रहा है ना उसको मैंने अलग से लिखा ये, ठीक है। और जो पीछे वाला 1946 था उसको मैंने इस तरीके से लिखा, एक सेंचुरी ईयर बना दिया 1900 और एक 46। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, देखो 1900 मैंने आपको बताया था ऊपर आपके कोड जो आपको याद रखना है हमेशा। तो यहाँ पे देखो 1900 कहाँ पे बन रहा है, 15, 16, 17, 18, 1900 ये बन रहा है। 1900 के लिए कोड कौन सा है मेरा, 1। ये आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मेरा कोड क्या आ गया, 1, मतलब यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ 8 डेज पता है मुझे, कितना आ गया, 1। ये क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है, ठीक है। ये 1 आ गया। उसके बाद अब बात करते हैं 46 की। ये जो 46 साल हैं, ये 46 साल में मुझे डिवाइड करना है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में। अब मुझे बताओ 46 में कितने लीप ईयर होंगे। तो हम क्या करेंगे, 46 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लीप ईयर होंगे। 11 4 ज़ा 44, तो मुझे पता चल गया 11 लीप ईयर्स होंगे इसमें। इसमें कितने होंगे, 11 लीप ईयर्स है मेरे पास। और नॉन लीप ईयर्स कितने बच गए, 46 में से अगर 11 मेरे लीप ईयर हैं तो पीछे कितने बच गए, 35। तो 35 मेरे आगे नॉन लीप ईयर्स। ये क्लियर हो गया आपको मैंने यहाँ तक जो किया है। ये स्प्लिट जब आपको प्रैक्टिस होगी ना, बहुत जल्दी करोगे आप, यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए जो मैंने किया है यहाँ तक 35। अब देखो ये 11 मेरा 7 से बड़ा है, तो मैं 7 से डिवाइड करूँगा, इसको भी 7 से डिवाइड करता हूँ। 7 × 35, ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे 7 × 7 मेरे पास रिमाइंडर बच गया, लीप ईयर, हाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 7 × 7 7 4 11, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, अच्छा हाँ मैंने थोड़ी सी गलती की है, देखना यहाँ में मैंने क्या बताया, नॉन लीप ईयर हमें पता है, इसका जो नॉन लीप ईयर होता है ना उसमें 8 डेज़ कितने होते हैं, 1। लेकिन लीप ईयर में हमारे पास 8 डेज़ होते हैं, 2, ये हमें पता है। लेकिन हमारे लीप ईयर टोटल है कितने, यहाँ पे मैंने अभी निकाले थे, वो थे मेरे टोटल 11, ये थे 35। तो मैं इस 35 को 1 से मल्टीप्लाई इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे पता है नॉन लीप ईयर में 1 ही होता है उसका मेन, जो ऑड मतलब जो हम 8 डेज निकालते हैं वो 1 नहीं होता है। तो 35 × 1 मेरा 35 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये जो 2 है ना नॉन लीप ईयर, तो मुझे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीप ईयर से। 11 × 2 हो गया मेरा 22, 22/7 करना है मुझे, ठीक है। 7 से 21, तो मेरा आ गया 1। ओवरऑल मेरा अगर आप देखोगे ना, देखो अगर आपको समझ में आ गया हो, 1900 का मेरा ये तो मुझे टेबल से मिल गया 1। लीप मैंने 46 को लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में डिवाइड किया, 46 को 4 से डिवाइड किया, मुझे नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स मिल गए 11। और नंबर ऑफ़ लीप, अब लीप ईयर, एक लीप ईयर में नंबर ऑफ़ 8 डेज 2 होते हैं, तो 11 लीप ईयर्स में 8 डेज कितने होंगे, 11 2, तो वो हो गया मेरा 22। ऐसे ही यहाँ पे नॉन लीप ईयर में 8 डेज 1 होते हैं, तो 35 नॉन लीप ईयर्स में कितने होंगे, 35 × 1 35 आ गया। फिर मैंने 22 को 7 से डिवाइड किया, मेरे पास रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। अब देखो ओवरऑल मेरे पास रिमाइंडर कितना हो गया, कहाँ तक पहुँचे हम, यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये वाला मेरा हो गया यहाँ तक। ये मैंने देखूँगा यहाँ पे 1 + 1 + 0 कितना हो गया मेरे पास, 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस साइड की, 15 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बेशुमार किए हैं ऊपर, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के। ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें मेरे पास रेफरेंस डेट भी है, इसमें मेरे पास टारगेट डेट भी है। 1 जनवरी 1947 में 1 जनवरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, पीछे बचेंगे 30। तो जनवरी के मेरे पास आ जाएंगे 30, ठीक है। मैं जनवरी के लिख रहा हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। जनवरी के मेरे पास आ गए 30। उसके बाद फरवरी देखो 47 है, 47 चल रहा है, तो ये याद रखना है, फरवरी को देख लेना है, ये लीप ईयर नहीं है 47, तो यहाँ पे 28 आएगा 29 की जगह, ठीक है। 28, मार्च आ गया 31, अप्रैल आ गया 30,
31, 30, 31 और अगस्त का देखो, अगस्त 31 होते हैं, लेकिन मुझे चाहिए 15 अगस्त तक ना सिर्फ, तो ये मेरा आ गया 15। ये इंपॉर्टेंट होता है, पहले ये लिख लिया करो, ये 15 लिख लिया, ये 30 लिख लिया, और बीच वाले तो आपको पता ही है। अब सबको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है, आसान सा काम है। 7 4 28, मेरे पास रिमाइंडर बचा कितना, 3 का। 3 यहाँ पे पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1, तो ये टोटल हो गया मेरा 17 करूँगा, मेरा रिमाइंडर बचेगा 3। तो इस साइड का रिमाइंडर भी जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में निकालते थे, वो मैंने 3 निकाल दिया। यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर है 2, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितने हो गए मेरे पास, 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो मैंने नंबर ऑफ ऑड डेज पता कर लिए, टोटल कितने आ गए, 5। तो सिंपल सी बात है। तो डे 0 से हमने स्टार्ट किया, तो याद रखना डे 0 मैंने शुरू में ही स्टार्ट किया था जब, तो मैंने बताया था जब रेफरेंस डेट नहीं दी होगी हम डे 0 मान के चलते हैं संडे। जब हमें पता है संडे है, संडे में मैं ऐड करूँगा 5, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब ये होगा कि आप एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डे ऑफ द वीक वाज 24 जुलाई 2400। आपको ये कैलकुलेट करना है कि 24 जुलाई 2400 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आई होप आप ये कर सकते हो। अब मैं जाते जाते आपको ये क्वेश्चन समझा जाता हूँ, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इसी साइड में जो आया था। ये वैसे आप आराम से कर सकते हैं। टुडे इज़ संडे, देन विच डे इज़ इट्स एग्जैक्टली ऑन 10⁻10th डे। तो मतलब ये बोल रहा है कि 10⁻10 करोगे, जो भी आंसर आएगा बताओ तब कौन सा दिन होगा। अगर आज संडे है तो हमें पता है संडे का मतलब 0 ही होता है, या जैसे इसने वैसे भी दे के रखा है संडे है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, 8 डेज़ निकालना है। सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी देखो, कोई भी क्वेश्चन देखो, 8 डेज़ निकालो। 8 डेज़ कैसे निकलेंगे, डिवाइडेड बाय 7 करके। अब डिवाइडेड बाय 7 किसको करना है, 10⁻10 को, तो करो 10⁻10 को 7 से डिवाइड, ठीक है। लो करो 10⁻10 को 7 से डिवाइड। तो जब इसको करोगे ना आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके देख लेना। 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 30 7 के 28, ऐसे करोगे तो आपका रिमाइंडर लास्ट में 4 बचेगा। तो सिंपल क्या करना है, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको करने में। तो संडे में ऐड क्या कर लेना है, +4, तो मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आंसर क्या होगा, थर्सडे। तो आई होप जो मैंने वादा किया था कि आप वीडियो के बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब किधर ये हमारे क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो एक काम करना, इसी वीडियो को दोबारा से नोटबुक लेके और पेन लेके बैठ के पूरा एक बार पढ़ लो, ठीक है। 37 मिनट्स की है। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो 2x स्पीड करके सुन लो, ठीक है। लेकिन ये कि इसके नोट्स बना लो और इसको रिवाइज़ करो, मतलब प्रैक्टिस करो, तो बहुत आसानी होगी आपके लिए एग्ज़ाम में। मैंने आपको छोटे से बड़े लेवल सारे के सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करने के लिए ये कैलेंडर को इस तरीके से समझाया है। वरना इसके आपको यूट्यूब के ऊपर ना ट्रिक्स वगैरह भी मिलेंगी, लेकिन वो ट्रिक्स बहुत कम काम करती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी हिसाब से लैंग्वेज ही ऐसी देगा कि आपको वो समझ ही नहीं आएगी मैं ट्रिक लगाऊँ कैसे इसमें। तो आपको कंसेप्ट समझना था और मेरा काम था कंसेप्ट समझाना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि ताकि जो नॉलेज मेरे पास है वो किसी और के साथ भी थोड़ी बहुत शेयर हो जाए, ठीक है। तो किसी और के साथ शेयर करो, किसी और का भला भी हो जाएगा। और मैंने इसी के ऊपर मतलब रीजनिंग के ऊपर बहुत सारी लेक्चर्स और भी बना के रखे हुए हैं। रीजनिंग के ऊपर आप आराम से विजिट कर सकते हो। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर आपके लिए नई वीडियो बना के ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।